नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे काव्य हेतु क्या है, अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने कैसे परिभाषित किया है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, काव्य हेतु की अगर बात करें तो इसका अर्थ क्या है। हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। अतः काव्य हेतु का अर्थ क्या हुआ, काव्य की उत्पत्ति का कारण। कि काव्य की उत्पत्ति का कारण क्या है या मुख्य कारण क्या है। किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि काव्य अगर कार्य है तो हेतु उस कार्य को करने के कारण हैं। तो ये काव्य हेतु का अर्थ है। अब जानते हैं कि संस्कृत के जो आचार्य हुए हैं उन्होंने काव्य के लिए हेतु किसको स्वीकार किया है। सबसे पहले आचार्य भामह को देखते हैं। ये मानते हैं कि प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु स्वीकार करते हैं। किसको? प्रतिभा को। ये बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि भामह ने प्रतिभा को काव्य हेतु स्वीकार किया है। आचार्य दंडी की बात करें तो इनकी रचना है काव्यदर्श। उसमें इन्होंने प्रतिभा, अभ्यास और लोक व्यवहार को काव्य के हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। यानी आचार्य दंडी ने तीन हेतु माने हैं। एक तो प्रतिभा है, दूसरा अभ्यास है और तीसरा लोक व्यवहार है। यानी काव्य की अगर हमें रचना करनी है तो इसके कारण क्या है। एक तो प्रतिभा जो जन्मजात होती है, दूसरा हम उसका अगर अभ्यास करेंगे और तीसरा लोक व्यवहार से अगर जुड़े रहेंगे तो काव्य की रचना हो पाएगी या वो काव्य हेतु का काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं आचार्य वामन की। वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे मुख्य काव्य हेतु स्वीकार किया है। यानी वामन ने भी किसको माना है? प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। आचार्य रुद्रट ये प्रतिभा, व्युत्पत्ति व अभ्यास को काव्य के हेतु स्वीकार करते हैं। उन्होंने काव्य के दो भेद माने हैं। एक तो सहजा शक्ति और दूसरी क्या है? उत्पाद्या शक्ति। सहजा यानी जो सहज रूप से मानव स्वभाव में है, यानी जन्म से है। उत्पाद्या शक्ति से यानी उत्पत्ति द्वारा, अर्थात उसको उत्पन्न किया गया है, व्यवहार से या बार बार अभ्यास से उसको उत्पन्न किया गया है। एक तो सहजा यानी जन्मजात और दूसरा क्या है? उत्पत्ति द्वारा। तो किसने माना है? आचार्य रुद्रट ने माना है। क्या ध्यान में रखना है कि काव्य के दो भेद स्वीकार किए। एक तो वो काव्य होता है जो सहज शक्ति से आता है और दूसरा वो जो उत्पाद्य शक्ति से उत्पन्न होता है या रचा जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि रुद्रट ने भी काव्य हेतु तीन स्वीकार किए हैं। पहला प्रतिभा को, दूसरा व्युत्पत्ति को और तीसरा किसको माना है? अभ्यास को। अब हिंदी आचार्यों की अगर बात करें तो इसमें रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे पहले ले सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना है और व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी विशेष महत्व दिया है। लेकिन मुख्य किसे माना है? प्रतिभा को माना है। सोमनाथ ये मानते हैं कि किसी की रचना को श्रवण कर पुनः पुनः अभ्यास करना काव्य हेतु है। यानी हमने किसी की रचना को सुना और हमने उसको बार बार सुनकर काव्य का अभ्यास अगर किया काव्य रचना का, तो वो क्या है? काव्य हेतु है। अज्ञे जी मानते हैं इन्होंने प्रतिभा को ही मूर्धन्य स्थान दिया है। उसके बाद दिनकर की अगर बात करें, इन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही सामूहिक रूप से काव्य सृजन का हेतु स्वीकार किया है। इसके बाद पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार अगर काव्य हेतु हम देखें तो सबसे पहले प्लेटो है। प्लेटो ने प्रेरणा को काव्य हेतु माना है। अरस्तु इन्होंने प्रतिभा को महत्व दिया है और ये कहा है कि प्रतिभा जन्मजात होती है, यानी वो स्वाभाविक रूप से जन्म से ही उसमें गुण होता है। उसके बाद रेस की अगर बात करें तो इन्होंने होरेस ने प्रतिभा को के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व दिया है। रेस का पूरा नाम यहाँ पर क्या है? होरेस। तो होरेस ने प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व दिया है। ये पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य हेतु हैं। अब यहाँ पर बात करें कि प्रतिभा क्या है, हम जो कह रहे हैं व्युत्पत्ति है वो क्या है या अभ्यास क्या है। देखिए, प्रतिभा को लगभग सभी विद्वानों ने काव्य का मूल हेतु माना है और ये माना है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। यानी ये शक्ति हमें किससे मिली है? ईश्वर ने इसे हमें प्रदान किया है।
प्रतिभा के दो भेद माने हैं, यानी प्रतिभा दो प्रकार की होती है। एक तो कार्यत्री प्रतिभा और दूसरी भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा कौन सी है? वो प्रतिभा जिसके बल पर कवि कविता लिखता है। और भावित्री प्रतिभा वह प्रतिभा होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि अगर लिखने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता है तो उससे को लिखे हुए को समझने के लिए भी प्रतिभा की आवश्यकता है। यानी कवि को अगर ये जन्मजात मिलती है ये शक्ति, तो जो पाठक है उसमें भी ये स्वाभाविक रूप से या भावित्री प्रतिभा के रूप में विद्यमान होती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, यानी ये जन्मजात है, और ये दो प्रकार की होती है, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। उसके बाद अगर हम बात करें व्युत्पत्ति की, देखिए व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्य हेतुओं में दूसरा स्थान दिया है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति ये निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। सच तो यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति समवेत रूप से ही काव्य के हेतु है, यानी समान रूप से ही दोनों काव्य के लिए आवश्यक है। यानी जो ज्ञान है वो क्या है? व्युत्पत्ति है। निपुणता, यहाँ पर आया है निपुणता, पांडित्य या विद्वता, यानी काव्य का जो ज्ञान है, उसकी रचना करने का जो ज्ञान है, उसको क्या कहा है? व्युत्पत्ति कहा है, दूसरे स्थान पर रखा है। और इसमें मूल बात क्या बतानी है कि इसमें ये ध्यान रखना मुख्य बात है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। यहाँ कह सकते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति में ज़्यादा भेद नहीं, बल्कि ये समान रूप से ही काव्य के हेतु हैं। उसके बाद तीसरा है अभ्यास। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास को विद्वानों ने स्वीकार किया है। अभ्यास से मतलब क्या है? बार बार प्रयास करना, पुनः पुनः प्रयत्न करना, वो अभ्यास के अंतर्गत आता है। तो अभ्यास को भी विद्वानों ने काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि काव्य हेतु क्या है। इससे संबंधित और भी वीडियो मैं जल्द डालने की कोशिश करूँगी, तो चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।